हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई और तैयारी काफ़ी अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो आज का सेशन काफ़ी लाजवाब होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट पूरे जो क्लास 12 केमिस्ट्री का सिलेबस है, उस पूरे पार्ट से हम लोग यानी फुल सिलेबस से 25 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, है ना? उस 25 क्वेश्चंस में आपका एमसीक्यू भी रहेगा, शॉर्ट भी रहेगा, लॉन्ग भी रहेगा, पीवाईक्यू भी रहेगा। तो बहुत मजा आने वाला है इस सेशन में, है ना? और जो भी बच्चे तैयारी किए हैं वो इस यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस दिया जा रहा है सारा इंपॉर्टेंट है, तो अपने तैयारी को आंक सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना? हो सकता है कि आपका इसमें से 25 क्वेश्चंस में से कम 5-7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन हो सकता है 2026 के एग्जाम में आपको मिले, है ना? तो चलिए देखते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग पीवाईक्यू को लेकर के आए हैं ना, पहला क्वेश्चन पीवाईक्यू से है और भी पीवाईक्यू बहुत सारा लिया गया है, ठीक ना? वो अलग अलग ईयर का भी है, कुछ 2025 का भी लिया ताकि आपको पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, है ना? तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है ना, फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी द्वितीय नियम को लिखिए। ये पहला क्वेश्चन है ना। तो जैसा कि आपको पता होगा, फैराडे ने दो नियम दिए थे, है ना? फैराडे का दो नियम था, एक फर्स्ट लॉ था, एक सेकंड लॉ था। तो सेकंड लॉ का क्वेश्चन आया है 2025 में। तो इसको हम लोग किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसका आंसर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम क्या है कि जब कभी भी विद्युत की समान मात्रा को श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विभिन्न विद्युत अपघटनों में से गुजारा जाता है, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या जमा होने वाले पदार्थों का द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांकी भार के सीधे समानुपाती होता है ना? और पहला नियम भी इसी तरह से था, है ना? उसमें बताया गया था फर्स्ट लॉ में कि जो मास डिपॉजिट होगा, जो द्रव्यमान डिपॉजिट होगा, वो किस पे डिपेंड करता है? आवेश पे, है ना? तो फर्स्ट नियम ये बोलता है और सेकंड नियम यहाँ पे तुल्यांकी भार पे बात करता है, ठीक है? तो पहला नियम याद रखना है ये वाला। अगर आप ये भी मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देते हैं कि मास जो द्रव्यमान जो डिपॉजिट होने वाला है कैथोड पे, वो किसके समानुपाती होता है? क्यू का। और यही क्यू जाके फर्स्ट नियम में क्यू जो होता है यहाँ पे, अगर हम लोग इस तरह से लिखे तो क्यू बराबर होता है आई इंटू टी, और इस प्रोपोर्शनलिटी को समानुपाती को जब हटाते तो यहाँ जेड आता है, तो जेड गुना आई गुना टी, है ना? तो इस तरह से ये फॉर्मूला बनाता है फर्स्ट लॉ का। सेकंड लॉ याद रखना आपको तुल्यांकी भार को बारे में बताता है, और फर्स्ट लॉ जो होता है वो तुल्यांकी, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बारे में बात करता है। उसका भी एक फॉर्मूला होता है ना, जिसमें हम लोग इक्विवेलेंट वेट बटा फेराडेज करते हैं हम लोग। तो ये फॉर्मूला पूरा बन जाएगा इस तरह से, ठीक है? तो आपको ये दोनों नियम याद करने हैं। सेकंड नियम हो सकता है आ गया है, तो फर्स्ट नियम आपका ये आ जाए ना। तो फर्स्ट नियम आपको याद हो गया होगा, है ना, कि द्रव्यमान कैथोड पे डिपॉजिट जो होता है वो किसके समानुपाती होता है? तो बोलना है आवेश के। किसके? आवेश के। द्रव्यमान जो डिपॉजिट होना है कैथोड पे वो किसके समानुपाती होता है? आवेश के। बस इतना सिंपल सा लिख देना है, मैथमेटिकल फॉर्म लिख देना है। तो ये सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ में बताया गया कि इलेक्ट्रोड पर जो भी जमा होगा द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान जो जमा होगा, वो रासायनिक तुल्यांकी भार के जमा होना, है ना? यानी यहाँ पे बोला गया है W1 बाई W2 बराबर जो होगा वो E1 और E2, है ना? इस तरह से आप लिख सकते हैं। यानी W1 E1 क्या है? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट आपको निकालने पता होगा, मॉलिक्यूलर मास बाय, है ना, या मॉलिक्यूलर जो भी आणविक द्रव्यमान होता है उसको हम लोग n फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? तो इस तरह से होगा। फर्स्ट नियम सेकंड नियम दोनों एक्सप्लेन कर दिया गया यहाँ पे। जो भी आपका एग्जाम में अगर आगे हो सकता है, अगर मान लीजिए सेकंड लॉ फिर से पूछ दे तो आप ये लिख दीजिएगा, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका देखिए बिहार बोर्ड 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। एमसीक्यू भी यहाँ पे हम लोग करेंगे कुछ कुछ, है ना, ताकि आपको वो भी पता चले किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? चलिए, मेथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलीय केओएच के साथ गर्म करने पर बनता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इसमें नेमिंग रिएक्शन भी छुपा हुआ है, ठीक है? एक नेमिंग रिएक्शन है और साथ ही साथ इसमें एक टेस्ट के लिए भी यही किया जाता है ना? टेस्ट किसके लिए किया जाता है याद रखना है? प्राथमिक एमीन यानी 1 डिग्री एमीन के लिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और नेमिंग रिएक्शन इसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो इसको कार्बालामाइन, है ना, या कार्बिल एमाइन रिएक्शन बोलते हैं। कार्बिलमाइन रिएक्शन, कार्बिलमाइन अभिक्रिया, है ना? तो ये अभिक्रिया क्या है देखिए ध्यान से, है ना? क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि मिथाइल एमीन को, है ना, मिथाइल एमीन का फॉर्मूला क्या हो गया? CH3NH2। इसका जब रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ करवाएंगे हम लोग? तो क्लोरोफॉर्म, है ना, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, ये सब पता होना चाहिए आपको। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3। साथ ही साथ अल्कोहलिक KOH, यानी यहाँ पे डालना है KOH,
इन दोनों को या इन सब को जब अब आपस में विक्रिया करवाया जाता है तो यहाँ पे बनता है कार्बिल एमीन, इसी को बोलते हैं कार्बिल एमीन, या फिर इसी को बोलते हैं मिथाइल, सॉरी CH3NH2 नहीं, यहाँ पे CH3NC बनेगा, है ना, भावनाओं में भाग है ना। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3NC, इसी को बोलते हैं हम लोग मेथिल एमीन, सॉरी मेथिल आइसोसाइनाइड। और दूसरा नाम क्या बताया मैंने, तो इसका नाम बताएं कार्बाइल एमीन, है ना, कार्बाइल एमीन, इसी का नाम दिया गया है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या बनेगा, तो Cl के साथ चला जाएगा, 3 ठो Cl है तो 3 KCl बनेगा, है ना। और ये वाला OH यहाँ का 3 ठो, यहाँ 3 OH करके आपको क्या कर देना है 3H2 बना के निकाल देना है, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेट बनता है, इसको हम लोग पहचान सकते हैं, इसका स्मेल जो होता है वो तीखा होता है, दुर्गंध होता है ना। तो इसको ये जैसे ही बनेगा तो आप ऑटोमेटिक इसको समझ जाइए कि ये कंपाउंड बन चुका है ना, क्योंकि इसका स्मेल जो होता है बहुत पंजेंट तीखा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज की संरचना समझाइए, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट नाम से पता चल रहा है, देखिए कार्बोहाइड्रेट में नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रेट, हाइड्रेट ऑफ कार्बन, हाइड्रेट ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की, कार्बन का हाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब क्या होता है वाटर, ठीक है। और कार्बन तो ये है ही, है ना। तो इसी का हम लोग बोलते हैं कार्बन और हाइड्रोजन का ये जो कंपोनेंट है, इसको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं CxH2O का होल Y। तो यही यहाँ पे लिखा गया है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक हैं, जिनका सामान्य सूत्र क्या होता है CX और H2O का होल Y, ठीक है। जहां पे आपको याद रखना है कि X और Y समान हो भी सकते हैं और X और Y समान नहीं भी हो सकते हैं। जैसे अगर X और Y का दोनों का वैल्यू हम लोग 6 रख दें तो क्या बनेगा C6, और यहाँ पे H2O का 6 रख दें तो क्या बनेगा, तो देखिए C6H12O6, है ना। ये किसका फॉर्मूला आपको पता होगा, ये फॉर्मूला ग्लूकोज का भी है, साथ ही साथ फ्रुक्टोज का भी है, ठीक है। उसी तरह से अगर X का वैल्यू हम लोग 12 रख दें और Y का वैल्यू 11 रख दें, है ना, तो क्या बनेगा, देखिए C12H2O का यहाँ पे 11 कर दिए हम लोग, तो C12H22O कितना हो गया O11, है ना, C12H22O11, है ना। ये तो बना कुछ नहीं, तो यही बोला जा रहा है X और Y बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, है ना, ठीक है। तो ये आपका नहीं बना, यहाँ पे अगर एक और ऑक्सीजन आता तो C12H22O11, यानी ये हम लोग बोल सकते हैं ये क्या बन गया, ये सुक्रोज बन गया, है ना, सुक्रोज बन गया। तो सुक्रोज को तोड़ने पे आप ग्लूकोज फ्रुक्टोज बनता है। तो इस तरह से X और Y का वैल्यू 6 के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये ध्यान से रखना है ना। तो यहाँ पे इस तरह से याद कर लेंगे। तो आपको कार्बोहाइड्रेट समझ में आ गया, कार्बोहाइड्रेट का मतलब कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, जिनका सामान्य सूत्र भी याद हो गया होगा CxH2O का होल Y, ठीक है। अब इसी में एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया है कि ग्लूकोज की संरचना को समझाइए, है ना। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला तो आपको याद हो गया होगा, आप पहले भी याद किए होंगे, C6H12O6 होता है। तो ग्लूकोज की संरचना में क्या होता है, तो एक एल्डोहेक्सोज, एल्डोहेक्सोज करने का मतलब, एल्डो का मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड, आपको याद रखना ये चीज, है ना, पूछा जाता है कि ग्लूकोज किस तरह का है, तो एल्डोहेक्सोज यानी एल्डिहाइड ग्रुप होता है इसमें, है ना। जबकि फ्रुक्टोज में क्या होता है, तो फ्रुक्टोज में याद कर लेना यहीं से कि कीटोहेक्सोज होता है। हेक्सोज कहने का मतलब 6 कार्बन का चेन, कितने कार्बन का चेन, 6 कार्बन का। शुगर का मतलब सैकराइड, है ना। खुली श्रृंखला में कौन सा समूह होता है, वही एल्डिहाइड समूह होता है। कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। चक्रीय संरचना में एक अल्फा फॉर्म होता है और एक बीटा फॉर्म होता है, जिसको पायरानोज फॉर्म बोलते हैं ना। और पायरानोज फॉर्म में क्या होता है, तो इसमें 5 कार्बन का इस तरह से बनता है चेन और एक बीच में ऑक्सीजन आता है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं ना, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, विषम चक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक यहाँ पे, है ना, HOH इस तरह से रहेगा। तो इसको हम लोग नेक्स्ट में स्लाइड में देख लेते हैं, देखिए इस तरह से, है ना। तो ये ग्लूकोज का आपको संरचना को यहाँ पे दिखाया गया है। ग्लूकोज ये ओपन चेन है ना, खुली श्रृंखला में ये संरचना होता है और इसका ये 2 फॉर्म है। एक फॉर्म को हम लोग अल्फा बोलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज, और दूसरा को बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। अभी अल्फा डी बीटा डी ग्लूकोज अंतर किस में होता है, तो याद रखना है पहला कार्बन पे, है ना। पहला कार्बन, ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे अगर ये वाला OH अगर राइट साइड में रहता है तो इसको अल्फा बोलते हैं। यही वाला OH अगर इधर आ गया और ये H इधर आ गया, ये OH अगर लेफ्ट में आ गया तो इसको बीटा फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो इसी का जब हम लोग पायरानोज फॉर्म बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए
इसका जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इधर वाला जो राइट साइड वाला है वो नीचे जाता है ना, ये राइट साइड वाला नीचे जाएगा और लेफ्ट साइड वाला ऊपर जाता है। तो अगर राइट साइड वाला है ना, हम लोग देखिए ध्यान से, राइट साइड वाला नीचे जाता है, तो ये राइट साइड वाला नीचे गया तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, अल्फा, है ना, वही बताए हम। राइट साइड हमेशा याद रखना नीचे जाएगा और लेफ्ट साइड कहाँ जाएगा, ऊपर, है ना। जैसे हम लोग व्यायाम करते हैं ना कि आपका राइट साइड ये वाला नीचे, लेफ्ट साइड ऊपर, है ना, इस तरह से हाथ का जो करते हैं। तो राइट को हमेशा याद रखना नीचे, लेफ्ट को हमेशा ऊपर, राइट नीचे लेफ्ट ऊपर। तो राइट नीचे यानी अल्फा फॉर्म, ठीक है, और लेफ्ट जब ऊपर हो जाएगा तो बीटा फॉर्म। तो OH इधर आ गया, ऊपर हो गया, ठीक है, इसको कौन सा फॉर्म बोल रहे हैं, बीटा डी, ठीक है। और ये डी क्या होता है, ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन इसको बताता है। अगर ये OH अगर इस साइड है, राइट साइड है, तो ये डी बोलते हैं हम लोग, है ना। और अगर ये OH लेफ्ट साइड में रहा तो इसी को हम लोग एल बोलते हैं, ठीक है, एल फॉर्म, डी फॉर्म, एल फॉर्म, ठीक है। प्लस माइनस क्या है, तो ये कहानी है, ये डेक्सो रोटेटरी और लेबोरेटरी, ये PPL प्लेन पोलराइज लाइट का कहानी होता है, ठीक है, इसको आपने पढ़ रखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मेथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन शायद मैंने डिस्कस किया हुआ था, है ना, वही क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, तो क्या बनेगा, मिथाइल एसोसाइनेट बनेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर लिखिए, ठीक है। SN1 SN2 क्या होता है, तो आपको पता होगा, SN1 नाम से पता चल रहा है ना, इसमें एकान्विक होता है, एकान्विक, N का मतलब नाभिक रागी और S का मतलब प्रतिस्थापन, इसको इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, है ना, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। तो एकान्विक, नाभिक रागी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसका कहने का मतलब क्या है कि इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की जो कोटि होती है 1 होती है, ऐसे याद कर लेना है। अभिक्रिया कोटि इसमें कितना है 1, इसमें अभिक्रिया कोटि कितना हो जाएगा 2, तो वही चीज यहाँ लिखा गया है, ठीक है। साथ ही साथ SN1 2 स्टेप में होता है, पहला स्टेप पे क्या बनता है, पहला स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है। रेट बराबर जो हम लोग लिखते हैं, R बराबर जो लिखते हैं, जैसे कोई अभिक्रिया अगर मान लीजिए इस तरह से होता है, आप इसको ध्यान से देखे होंगे, ये मान लीजिए कोई न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ से ये क्या करेगा, इस X को हटाता है और इस तरह से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे SN1 के केस में अगर इसको लिखें हम लोग, तो SN1 में R बराबर क्या लिखते हैं, K और RX लिखेंगे केवल, है ना। इस न्यूक्लियोफाइल पे रेट अभिक्रिया दर जो कोटि है, मतलब अभिक्रिया डिपेंड नहीं करता है, इसका स्पीड डिपेंड नहीं करता है, किस पे, न्यूक्लियोफाइल पे, याद रखना है। SN1 में रेट किस पे डिपेंड नहीं करता है, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता है, नाभिक रागी पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया, देखिए खाली सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का कहने का मतलब मेन जो अभिकारक है, यही मेन अभिकारक है, ये मेन अभिकारक है, इसको सबस्ट्रेट बोलते हैं और इसको अटैकिंग रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है, इसको आपने पढ़ रखा होगा। तो SN1 में केवल जो अभिक्रिया की दर है वो किस पे डिपेंड करता है, एल्काइल हैलाइड पे, किस पे डिपेंड नहीं करता है ना, नाभिक रागी पे। जबकि SN2 में जो होता है अभिक्रिया का जो दर होता है वो RX पे भी डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करता है, इसीलिए इसको कौन सा ऑर्डर बोलते हैं हम लोग, सेकंड ऑर्डर। लेकिन ये याद रखना है, ये एक ही चरण में होता है ना, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ठीक है, और ये 2 स्टेप में बनता है, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे आपको इस तरह समझा दें, देखिए ध्यान से समझना है, SN1 SN2 SN1 और SN2 SN2, ठीक है। अगर हम बोले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहने का मतलब अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि इसका क्या होगा, है ना, चरण कितने चरण में होगा ये भी याद कर लेना है। SN1 में अभिक्रिया का अगर हम लोग दर पूछे, रिएक्टिविटी है ना, अभिक्रिया की दर, ठीक है, अभिक्रिया की दर यानी सबसे पहले कहाँ कहाँ होगा, ठीक है। और देखिए इसमें अगर हम बोले SN1 के केस में, SN1 यहाँ लिख देते हैं, तो SN1 का क्या कहानी है, SN1 में समझना है इस तरह से, अभिक्रिया की कोटि यहाँ पे क्या होगा, अंतर लिखने के लिए आता है एग्जाम में, 1 होगा, यहाँ पे अभिक्रिया कोटि क्या होगा, 2 होगा, है ना। यहाँ पे रेट जो होता है, चरण कितने स्टेप में होगा, ये 2 स्टेप में होगा, ये कितने स्टेप में होगा, 1 स्टेप में होगा, उल्टा याद रखना, ठीक है।
अभिक्रिया का दर जो होगा इसमें 3 डिग्री में सबसे ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में, फिर मिथाइल। इसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा ये, इसमें मिथाइल में सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। इसके बाद मिथाइल के बाद यहाँ पे 1 डिग्री आ जाएगा, फिर 2 डिग्री आ जाएगा, फिर 3 डिग्री होगा। इसके अलावा और एक चीज आप याद कर लेना है कि ये जो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें रिटेंशन यानी धारण बोलते हैं, धारण रिटेंशन, और एक होता है इन्वर्सन। ये दोनों के साथ उत्पाद बनता है, यानी उत्पाद जो बनेगा, उत्पाद बनने का यहाँ बात कर रहे हैं, तो उत्पाद रिटेंशन और इन्वर्सन दोनों होता है। इसमें केवल इसी को हम लोग रेसिमीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिमीकरण। तो आपसे पूछा जाएगा रेसिमाइजेशन या रेसिमीकरण किस में होता है? SN1 में होता है, SN2 में नहीं होता है। SN2 में केवल और केवल क्या होता है? SN2 में केवल और केवल इन्वर्सन होता है, इन्वर्सन होता है, यानी जो भी आपका नया न्यूक्लियोफाइल, नया जो नाभिक रागी आएगा वो हमेशा उल्टा साइड में बनेगा, है ना, उल्टा साइड में जुड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन इस तरह समझा दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे Cl है। अब यहाँ पे OH माइनस जब आएगा तो ये OH माइनस किधर जुड़ेगा? तो ये OH माइनस जुड़ेगा, इस साइड नहीं जुड़ेगा, है ना, ये इस साइड नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? ये बैक साइड से अटैक करता है, ठीक है। बैक साइड से जब अटैक करेगा तो इसी चीज को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये Cl निकलेगा, ये OH इधर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसी में एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है और ये Cl माइनस यहाँ पे निकलता है, ठीक है। तो ये हमेशा देखिए, पहले वाला जो नाभिक रागी था वो किधर था? राइट साइड में था। अब जो नया नाभिक रागी आया है ना, ये किधर आया है? ये लेफ्ट साइड में आया है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में आया माने उल्टा हो गया, तो इसी को इन्वर्सन बोलते हैं या इसको प्रतिलोम बोलते हैं, ठीक है, प्रतिलोम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इसमें दोनों चीज बनने की संभावना होता है। क्यों इसमें दोनों चीज संभावना होता है? क्योंकि इसमें जो आपका कार्बोकेटाइन बनता है, ये कार्बोकेटाइन जो बनता है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई इस तरह से एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो नया वाला जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है। मतलब ये OH इधर भी रह सकता है और ये OH इधर भी रह सकता है, ठीक है। क्योंकि ये जो होता है ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर का होता है, तो दोनों साइड से अटैक कर सकता है, ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे दोनों चीज बनता है और इसमें रेसिमीकरण होता है। SN2 में केवल याद रखना है, केवल और केवल क्या होता है? प्रतिलोम होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, सब्जेक्टिव में लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से डिस्कस कर देना है, ठीक है। तो आपको SN1 SN2 समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फॉर्मेलिन क्या होता है ना। फॉर्मेलिन एक व्यापारिक नाम है किस चीज का? फॉर्मिक अम्ल का, फ्लूरोफॉर्म का, या 40% मेथनॉल के जलीय घोल का। तो ये इसका ऑप्शन ये हो जाएगा पारा फॉर्मल्डिहाइड का, ऑप्शन नंबर C इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिनोल की अम्लता का कारण बताइए। फिनोल क्यों ज्यादा एसिडिक होता है, इसके पीछे रीजन बताना है ना। तो फिनोल का अगर आपको स्ट्रक्चर पता हो इस तरह से, फिनोल का अगर स्ट्रक्चर पता होगा तो इस तरह से होता है। और यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि कोई भी ज्यादा अम्लीय या क्षारीय जो होता है उसके पीछे कहानी क्या है कि अगर मान लीजिए ये अम्लीयता बोल रहा है, यानी यहाँ पे अगर ये H+ छोड़ता है तो जो बनेगा, यानी इसको कंजुगेट बेस बोलते हैं हम लोग, है ना। एसिड जो होता है कंजुगेट बेस बनाता है, तो ये बनता है फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन को छोड़ने के बाद जो कंपाउंड बन रहा है, जो यौगिक बन रहा है, वो क्या होता है? रिजोनेंस स्टेबलाइज होता है ना, अनुनाद के द्वारा उसका अस्थायीकरण ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रिजोनेंस होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, ये यहाँ पे आएगा, इस तरह से रिजोनेंस होता है। तो फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है, इसीलिए H+ अगर चला भी जा रहा है तो इससे उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये इसके छोड़ने के, इसके बाद हटने के बाद ये ज्यादा स्थायी हो जा रहा है। ये स्थायी क्यों हो पा रहा है? तो यहाँ पे रिजोनेंस के कारण। रिजोनेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? अनुनाद बोलते हैं, ठीक है। तो इसी कारण फिनोल अल्कोहल की तुलना में ज्यादा अम्लीय होता है। तो जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि CH3OH है ना, और C6H5OH है, तो ज्यादा अम्लीय कौन होगा? तो याद रखना है फिनोल ज्यादा अम्लीय होता है, मिथेनॉल ज्यादा नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन छोड़ने के बाद यहाँ पे
रिजोनेंस हो पाता है, यहाँ रिजोनेंस नहीं हो पाता। रिजोनेंस होने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाता है ना, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है तो वो अच्छा वर्क है ना, उस मॉलिक्यूल के लिए अच्छा है, क्योंकि ये खाली जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यही सब मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करते हैं, है ना। तो इस तरह से याद रखना, जैसे यहाँ पे ये वाला इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो ये डिस्टर्ब करेगा, है ना, मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करेगा, इधर उधर भगाएगा दौड़ाएगा, लेकिन यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को काम में लगा दिया गया, है ना। तो इस तरह समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कब का है, देखिए ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको देखना है कि ये किस तरह का एमीन बताना है ना, तो नाइट्रोजन को ध्यान से देखना है। नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस आपको पता होगा, 2 और 5 होता है इस तरह से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इस तरह का सामने वाला इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से अगर ये 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है तो इसको 3 डिग्री बोलते हैं। यहाँ आर का मतलब आपको समझना, मिथाइल इथाइल है ना, CH3 C2H5 इस तरह के कंपाउंड, यानी सी ही लिख दे रहे हैं, ठीक है, सी लिख दे रहे हैं। अगर 2 सी से जुड़ा है ना, तो ये कौन सा डिग्री होता है, ये 2 डिग्री होता है। और यहाँ पे अगर इस तरह से 1 सी से जुड़ा है और 2 एच से जुड़ा है ना, तो इसको 1 डिग्री एमीन या प्राथमिक एमीन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा एमीन है देख के बताइए, देखिए ध्यान से। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है ना। तो नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, 1 कार्बन का मतलब प्राइमरी, 2 कार्बन रहे तो सेकेंडरी, और नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन रहे तो टर्सरी। सिंपल से याद करना है। नाइट्रोजन के साथ क्या बोला मैंने, 1 कार्बन रहे और 2 हाइड्रोजन रहे तो 1 डिग्री, नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन रहे तो 2 डिग्री, और नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन रहे तो 3 डिग्री, ऐसे याद कर लेना है, ठीक है। तो कौन सा एमीन हो गया, तो चूंकि 1 कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री यानी प्राथमिक, प्राइमरी एमीन है ना। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री, टर्सरी मतलब 3 डिग्री, और क्वाटरनरी का मतलब 4 डिग्री, है ना। जब नाइट्रोजन 4 कार्बन से इस तरह से जुड़ा हो तो उसको क्वाटरनरी बोलेंगे, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज भी रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। जटिल यौगिक K3CrC2O4 का होल 3 का IUPAC नाम क्या होगा। ये भी इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में जनरली रिपीटेड रहते हैं, और इस तरह क्वेश्चन आती है ना, IUPAC नाम लिखने के लिए आएगा या फिर इसका संरचना निकालने के लिए आएगा, ठीक है। तो कैसे इस तरह का नाम लिखते हैं इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, क्या है क्वेश्चन, K3CrC2O4 का होल 3, ठीक है ना, ये क्वेश्चन था। इसको याद रखना है, इस तरह के कंपाउंड में इसको बोलते हैं हम लोग काउंटर आयन। कौन सा आयन बोलते हैं बाबू, काउंटर आयन बोलते हैं, ठीक है। जो धन आयन यहाँ पे, इसको बोलते हैं केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल एटम, इसको बोलते हैं लिगेंड, और इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, इस तरह से। तो जब भी इसका नाम लिखना होता है, अगर कोई धनायन पहले तो उसका नाम लिख दीजिए, है ना। कितना संख्या में उससे मतलब नहीं है ना, केटो है, क्या नाम है, तो नाम केवल लिखना है, कितना है उससे मतलब नहीं है, तो पोटासियम लिख देना है। और इस तरह का कॉम्प्लेक्स में हमेशा याद रखना है, लिगेंड को पहले लिखते हैं, लिगेंड की संख्या को पहले लिखते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर को लिखते हैं, कितना है 3 है, तो 3 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, ट्राई, ठीक है। इसका नाम क्या है, C2O4 को हम लोग बोलते हैं ऑक्जिलेटो, है ना, या ऑक्सिलेटो भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑक्सिलेटो लिख देना है, ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो भी आप लिख सकते हैं। और ये सब में कोई स्पेस नहीं होगा, याद रखना है, इस कंपाउंड के अंतर्गत, है ना, ये जब कभी भी लिखेंगे, यहाँ काउंटर आयन के साथ स्पेस आप दे सकते हैं, लेकिन इसके बाद स्पेस नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद ट्राई ऑक्सिलेटो हो गया, उसके बाद ये क्रोमियम, है ना, तो क्रोमियम तो है, लेकिन ध्यान देना है कि अगर धनायन पहले आ गया तो ये पूरा संकुल जो होता है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है ना। तो नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स में या जटिल आयन में हम लोग यहाँ मेटल के साथ 8 लगाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा क्रोमेट, क्रोमेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा बताइए, तो K3 है ना, CrC2O4 का होल 3, है ना। कैसे निकालेंगे, तो इसका कितना होता है +1 × 3, जिसका निकालना जनरली किसका निकालते हैं हम लोग, केंद्रीय परमाणु का निकालते हैं, ठीक है, इसका निकालते हैं, हमेशा सेंट्रल मेटल का निकालेंगे, तो इसको x मान लेना है। ऑक्जिलेट पे चार्ज कितना होता है, -2 × 3 = 0, इसको सॉल्व कर देंगे, 3
+3 आएगा, प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0, तो एक्स माइनस 3 बराबर 0, यानी एक्स बराबर कितना आ गया +3। ठीक है, यानी यहाँ पे कितना डाल देना है 3 डाल देना। ठीक है, हो गया आंसर। यही इसका नाम यहाँ लिखा गया, ये स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि पोटासियम क्यों लिखा गया यहाँ पे, है ना। तो इसको आप डिटेल में पढ़ के भी आप अपने से कर सकते हैं। पोटासियम क्यों लिखा गया, यह संकुल आयन के बाहर मौजूद धन आयन है, इसलिए इसका नाम पहले लिखा जाता है। ठीक है, ट्राईऑक्जिलेटो, ट्राई 3 लिगेंड के लिए है, ऑक्जिलेटो इसका नाम है ना। क्रोमेट क्यों लिखा गया, केंद्रीय धातु क्रोमियम है, चूंकि संकुल आयन, ये जो आपको समझाया गया वही चीज है ना। और 3 कहाँ से आया, ऑक्सीकरण संख्या से, ऑक्सीकरण अवस्था से आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, कि ट्रांजिशन मेटल रंगीन क्यों होते हैं, है ना। तो कोई भी अगर कंपाउंड या कोई भी अगर मेटल्स है वो रंगीन हो रहा है ना, और स्पेशली जब वो डी ब्लॉक का या संक्रमण तत्व है, एफ ब्लॉक का है ना, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सब ब्लॉक के अगर तत्व हैं तो जनरली वहां पे आंसर लिखना है डी डी ट्रांजिशन। अगर डी ब्लॉक का है तो डी डी ट्रांजिशन, और एफ ब्लॉक का है तो एफ एफ ट्रांजिशन। इसके अलावा भी होता है एक चार्ज ट्रांसफर, है ना, जैसे कि MnO4 माइनस, है ना, इसमें डी डी ट्रांजिशन नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे, चार्ज ट्रांसफर होता है, आवेश का स्थानांतरण होता है ना। ये 2 चीज याद रखना है, एक ये और इसके अलावा ये भी याद कर लेना है आपको, ये दोनों चार्ज ट्रांसफर। बाकी जितना आपका क्वेश्चन जो आएगा वो सब में जनरली आंसर जो होगा 90% 80% डी डी ट्रांसफर लिख के आना इस तरह क्वेश्चन। तो आपको याद करना है, अगर मान लीजिए अगर कॉन्सेप्ट से बनाना चाह रहे हैं तो सिंपली याद रखना है कि अगर कभी भी D1 से D9 ये अगर किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ रहा है तो वो हमेशा कलर होगा, रंगीन होगा। लेकिन अगर D0 आया या D10 आ रहा है तो ये रंगीन होता है, इसमें कोई डी डी ट्रांजिशन नहीं होता है। तो जब D0 D10 आता है तो उसी केस में आपका कौन सा ट्रांसफर आता है, चार्ज ट्रांसफर, यानी आवेश स्थानांतरण। जैसे इसका जब निकालिएगा तो इसमें D0 आएगा, ठीक है, इसमें भी D0 आएगा, है ना। डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी ये कलर क्यों होता है, कि रंगीन क्यों होता है, तो रीजन हम लोग क्या बोलेंगे, आवेश स्थानांतरण। और ये सब में क्या लिखेंगे, डी डी ट्रांजिशन। तो वही आंसर लिखा है, ट्रांजिशन मेटल में आंशिक रूप से भरे डी ऑर्बिटल होते हैं, डी ट्रांजिशन के कारण प्रकाश आवेशित और परावर्तित होता है, जिससे रंग दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बोर्ड 2024 का आया हुआ है। ये क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन जो अभी समझाया गया था, अभी आपको हम एग्जांपल समझा रहे थे वहां पे, SN1 SN2 में वही है ना। C2H5Br NaOH के साथ अभिक्रिया किया, C2H5OH बनाया, NaBr बनाया। तो ये किस तरह का अभिक्रिया का एग्जाम्पल है ना। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही, है ना। हिंदी वाले बच्चे जो हैं इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही, है ना। सब्स्टिट्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू, याद रखना है, प्रतिस्थापन। ठीक है, जिसको विस्थापन भी बोलते हैं आप। न्यूक्लियोफाइल को क्या बोलते हैं, नाभिक रागी, नाभिक रागी, नाभिक स्नेही, है ना, प्रतिस्थापन। ठीक है, तो ये किस तरह का, देखिए ध्यान से, C2H5 यहाँ पे क्या था, Br था, यहाँ पे आया NaOH, प्रोडक्ट आपको बना के दे दिया, बनाना तो है नहीं, तो ये बन गया इस तरह से। अब इस अभिक्रिया में क्या देख रहे हैं हम लोग, है ना, इस अभिक्रिया में हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे Br था, यहाँ पे OH था, ये आपस में इस तरह से गए, है ना। मतलब यहाँ पे प्रतिस्थापन हुआ, Br को कौन प्रतिस्थापित कर रहा है, OH कर रहा है ना, और Br किसके पास चल जा रहा है, Na के पास चल जा रहा है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो है, लेकिन किस तरह का है, नाभिक रागी है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही है कि दोनों है। तो आपको याद रखना है, जैसे Br माइनस OH माइनस, या जितने भी ऋणावेशित रहेंगे, है ना, ऋणावेशित रहेंगे, वो सारे के सारे पदार्थ क्या कहलाते हैं, नाभिक रागी कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह के पदार्थ नाभिक रागी कहलाते हैं। इसके अलावा एक लोन पेयर वाला स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म रहेगा, है ना, लोन पेयर, है ना, लोन पेयर कहने का मतलब जो रासायनिक विक्रिया में भाग नहीं लेता है ना, इस तरह का। जैसे वाटर में, वाटर भी एक क्या है, नाभिक रागी है। तो जिसके पास लोन पेयर होता है या ऋणावेशित रहता है उसको क्या बोलते हैं, नाभिक रागी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन स्नेही किसको बोलेंगे फिर, तो जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे H+, Cl+, है ना, ये सब जितना पॉजिटिव धनावेशित चार्ज है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको इलेक्ट्रॉन स्नेही बोलते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन पूरा भर के रहता है उसको नाभिक रागी बोलते हैं ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक नाभिक रागी को दूसरा नाभिक प्रतिस्थापित कर दे रहा है ना, तो ऑप्शन बी। चलिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम आया हुआ है ना।
एडजॉर्प्शन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू, अधिशोषण, अधिशोषण, और इसको बोलते हैं अवशोषण। इसी का एक और भी पूछता है ना, इसको हम लोग रासायनिक अधिशोषण, है ना, रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण। तो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर बताया गया, उसमें आप जाकर देख सकते हैं डिटेल में, है ना, और वहां पे आपको डिटेल इसका मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो जितने भी क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया वो कभी ना कभी एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपके आने की उम्मीद ज्यादा है, तो ये सब क्वेश्चन को जरूर करके जाना है कम से कम, ठीक है। एडजॉर्प्शन किसको बोलेंगे, यानी अधिशोषण किसको बोलते हैं, तो याद रखना है अधिशोषण कैसा होता है, ये सतह पर होने वाला फेनोमेन है ना, सतह पर आकर कण चिपकते हैं। तो जो सतह होता है इसी को हम लोग बोलते हैं अधिशोषक बोलते हैं, और इसको अधिशोष्य बोलते हैं, ठीक है। जैसे विलयन जब हम लोग पढ़ते हैं तो विलयन में आपने पढ़ा होगा, एक विलय होता है, एक विलायक होता है, विलायक और विलय होता है ना। उसी तरह से यहाँ पे आपको याद रखना है कि एक अधिशोषक होता है और एक अधिशोष्य होता है। अधिशोष्य कहने का मतलब जो आकर सरफेस पर चिपकेगा, जैसे धूल वगैरह चिपकता है ना, तो कण जो हो गया वो सब अधिशोष्य हो गया, यानी कम क्वांटिटी में, है ना। और जिसके सतह पर होगा उसको अधिशोषक बोलते हैं, और ये दोनों जब आके ये काम करेगा, सतह पर चिपकेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, अधिशोषण बोलते हैं। जबकि एब्जॉर्प्शन जो होता है, अवशोषण जो होता है, जैसे रसगुल्ला होता है, तो रसगुल्ला में जो होता है रस, जो होता है रस माने कण हो गया, वो रस क्या होता है, उस रसगुल्ला के सारे साइड में अंदर बाहर सारे जगह चिपके हुए रहते हैं। तो अवशोषण जो होता है वो पूरे पार्ट पे होता है ना, पूर्ण आयतन पे होता है ना। और लेकिन एडजॉर्प्शन जो होता है वो सतह पर होता है, ये पहले चीज याद करना है ना। और एडजॉर्प्शन कैसा प्रक्रिया है, तो तेज प्रक्रिया है, माने सतह पर आके धूल वगैरह आसानी से चिपक जाते हैं, तो तेज है ना। लेकिन एब्जॉर्प्शन जो होता है वो धीमी प्रक्रिया है, क्योंकि उसको लड़ करके उसके अंदर जो पार्टिकल, जैसे है ना रसगुल्ला ही है, तो रसगुल्ला में जो स्टार्टिंग जो कंपोनेंट है उसके अंदर जो रस घुसेगा तो लड़ उड़ के घुसेगा, तो धीमी प्रक्रिया है ना। ये कैसी प्रक्रिया, तेज प्रक्रिया, खाली रहता है। उसी तरह से एडजॉर्प्शन में उष्मा निकलती है, एब्जॉर्प्शन में नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। निम्नलिखित में से किस एल्गिल हैलाइड का जलांशन या हाइड्रोलाइज्ड SN1 क्रिया के द्वारा होता है, तो SN1 में मैंने सारा डिस्कस कर ही दिया था। SN1 का अभिक्रियाशीलता ऑर्डर जो होता है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर मिथाइल। तो इसमें देख लेना है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कौन होगा। जिस बच्चे को 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री नहीं पता है उसको बता देते हैं हम। इसमें भी सिंपली उसी तरह से करना है ना। कार्बन का आपको पता है 4 बॉन्ड बनता है, जैसे नाइट्रोजन को मैंने वहां बताया, नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड बन रहा था, एक लोन पेयर था, है ना। अगर एक कार्बन था तो 1 डिग्री। उसी तरह यहाँ भी कार्बन है ना, यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा, है ना, कोई फंक्शन, जैसे क्लोरीन होगा, जैसे एक्स का मतलब यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हेलोजन, है ना, कोई फंक्शन, यहाँ OH भी हो सकता है। तो इसके साथ देख लेना है इसके साथ कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं, है ना, कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं। अगर एक कार्बन रहेगा तो 1 डिग्री, 2 कार्बन रहेगा 2 डिग्री, 3 कार्बन रहेगा 3 डिग्री। तो देख लेना 3 डिग्री वाला यहाँ पे कौन सा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे इस कार्बन के साथ तो ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये कितने कार्बन जुड़ा है, तो बोलेंगे 1, लेकिन यहाँ हॉल लेके 2 कर दिया है, यानी 2 है ना, तो ये 2 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हेलोजन इसके साथ जुड़ा, ये कितने कार्बन जुड़ा है, एक कार्बन से, तो ये कौन डिग्री है, 1 डिग्री, है ना। हेलोजन इस कार्बन जुड़ा है, ये कितने कार्बन जुड़ा है, ये भी एक कार्बन जुड़ा है। आपको नहीं आता तो बना के देख लेना इस तरह से, कार्बन है ना, ये कार्बन, ध्यान से जितना भी एक्स वाला कार्बन को पहले नहीं नोट कीजिए ना, और 4 बॉन्ड इस तरह से बना देना है ना। अब जैसे मान लीजिए हम इसका बना रहे हैं, तो यहाँ पे इस कार्बन के साथ एक H है, एक वो X है, तो मान लीजिए H यहाँ लिख दिए, X यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब इसके साथ 2 गो बॉन्ड और खाली है, तो कौन जुड़ेगा, CH3, है ना, CH3 का 2 गो है, तो CH3 लिख देंगे 2 बार। तो ये कितना, देखिए हेलोजन ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन जुड़ा है, कितने कार्बन जुड़ा है, 2 कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री। उसी तरह से बनाना है ना। तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए, है ना, हेलोजन इस कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कितने कार्बन जुड़ा है, तो यहाँ पे देखिए 3 दे दिया है, तो ये 3 को C हो गया कि नहीं, है ना। CH3 का हॉल 3 कर दिया, मतलब ये 3 तो हो गया, तो ये 3 डिग्री हो जाएगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, D। तो इस तरह से आपको पहचानने आना चाहिए।
ये क्वेश्चन भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत बार आया है एग्जाम में, बीवीआई क्वेश्चन ये भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब सारे क्वेश्चंस आपको करके जाना है, जितना क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है सारा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाए, है ना। ऐसे सारा कंसेप्ट बताया जा रहा है, इधर उधर भी रहेगा तो आपका क्वेश्चन पकड़ा जाएगा, है ना। इसीलिए हम इधर उधर बता भी रहे हैं ताकि कहीं से भी क्वेश्चन इसके आसपास का रहे तो आप बना लें। वेर्नर का सिद्धांत क्या है ना, वेर्नर ये किस चैप्टर से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से दिया गया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चैप्टर, यानी अगर हम बोले हिंदी में तो उप सह संयोजक यौगिक जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन को दिया गया है, ठीक है। अब वेर्नर का सिद्धांत क्या है, तो वेर्नर ने बताया कि जो धातु आयन होता है उसमें दो प्रकार की संयोजकताएं दिखाता है। जैसे अभी थोड़ा देर पहले हमने एक बनाया था क्वेश्चन इस तरह से, ये क्वेश्चन ही ना था, 2025 का क्वेश्चन था ये, है ना। तो इसमें बोल रहा है कि ये जो धातु है, यहाँ पर धातु कौन है, क्रोमियम, है ना। ये जो क्रोमियम है ये दो प्रकार की संयोजकता दिखाएगा, एक प्राथमिक, है ना, और दूसरा द्वितीयक। यानी यह क्रोमियम दो तरह का संयोजकता दिखाएगा, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। अब प्राथमिक वाला जो बोल रहा है ये आयोनाइजेबल होगा। अब बताइए इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो कौन आयोनाइजेबल होगा, है ना। तो ये हटेगा ना, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, 3K+ और Cr(C2O4), सॉरी Cr(C2O4) का होल 3, ये तो ब्रैकेट में वही रह गया, है ना, ये ना टूटा, ये आयोनाइजेबल हो गया। तो ये जो काउंटर आयन होता है ना, काउंटर आयन वगैरह जो होते हैं यही आयोनाइजेबल पार्ट होते हैं, यही प्राइमरी होते हैं, है ना। और इसके साथ जो ये लिगेंड जो जुड़ा होता है, लिगेंड की संख्या जो होती है, लिगेंड की जो संख्या होती है वही सेकेंडरी वैलेंसी होती है। जैसे यहाँ पे C2O4 का होल 3, तो ये डाइडेंटेड है, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक ऑक्जेलेट पे, आपका ऑक्जेलेट पे याद रखना है, ऑक्जेलेट की जो होती है डेंटिसिटी, यानी डोनर साइड जो होता है, दाता जो होता है वो दो तरह से देता है, इस तरह से देखिए, है ना, यहाँ से डोनेट करेगा ये, इस तरह से ये मेटल के साथ जुड़ेगा यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट पे ही बना के आपको समझा देते हैं अच्छे ढंग से, देखिए ध्यान से। ये है ऑक्जेलेट, यही क्वेश्चन आपका आया था वहां पे, और इस तरह इसके पास ऑक्सीजन जहां रहता है 2 लोन पेयर रहता है, ठीक है, और यही वाला 2 लोन पेयर वो मेटल को डोनेट करता है। तो एक यौगिक कितना है, ये पूरा यौगिक हमेशा, ये जो यौगिक आपको दिख रहा है ये वाला, है ना, जिसको लिगेंड बोल रहे हैं, ये कितना, एक ही स्पीसीज है, एक ही पदार्थ है, लेकिन इसका 2 डोनर साइट है ना, 2 डोनर साइट, एक ये वाला डोनर साइट है, एक ये वाला, ये दोनों जगह से ये मेटल को क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, किसको, मेटल को दे रहा है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग डेंटिसिटी, है ना, दंतुक बोलते हैं, एक दंतुक, द्विदंतुक हिंदी में बोलते हैं इसको। तो ये कैसा है, द्विदंतुक होता है, ठीक है। तो द्विदंतुक इस तरह का कितना है, 3 गो है ना। तो कितने जगह के साइड बनेगा, तो एक ऑक्जेलेट 2 साइड से डोनेट कर रहा है, तो 2 तिया कितना हो गया, 6। तो यही है सेकेंडरी वैलेंसी, इसी को बोलते हैं द्वितीय संयोजकता, है ना, जो कोऑर्डिनेशन नंबर को दिखाता है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर को दिखाता है, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, सेकेंडरी वैलेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा और एक चीज याद करना है ना, कि जो प्राइमरी वैलेंसी होगा या प्राइमरी जो संयोजकता होगा, पहला चीज याद करना, देखिए ध्यान से, दोनों को हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, सेकेंडरी वैलेंसी या संयोजकता। तो प्राइमरी वैलेंसी कौन होता है, तो आपको पहला चीज याद रखना, ये आयनीकरण हो सकता है, इसका आयनीकरण पॉसिबल नहीं है, आयनीकरण नहीं होगा इसमें होगा। प्राइमरी वैलेंसी किसके बारे में बताता है, तो ये याद रखना है, ये ऑक्सीकरण अवस्था को बताता है, जो अभी हम लोग निकाले थे, याद होगा, ऑक्सीकरण अवस्था को बताता है। और ये किसके बताता है, ये समन्वयन संख्या को बताता है, समन्वयन संख्या, जिसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। कौन सा नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। इस तरह से इतना भी अगर आप लिख दीजिएगा तो चलेगा, ठीक है। चलिए इसमें और डील कर लेते हैं हम लोग, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है ना, समन्वय संख्या निश्चित होती है ना,
यौगिक की ज्यामिति इसी पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? ये सेकेंडरी वैलेंसी पे है ना। जैसे यहाँ 6 हो गया तो 6 मतलब कहने का मतलब इसका ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है। अष्टफल की संरचना होगा, ये कौन बताएगा? तो ये सेकेंडरी वैलेंसी बताएगा। सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर निश्चित होगा और वही ज्यामिति बताएगा, और द्वितीय संयोजकता का आयनीकरण नहीं हो पाता, तो इंपॉर्टेंट है ना सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या बताएगा? तो ये याद रखना, ऑक्सीडेशन नंबर को बताता है ना, ऑक्सीकरण अवस्था को बताता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन कीटो हेक्सोज है ना? ये भी क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है ना। कौन सा कीटो हेक्सोज हो गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रुक्टोज। मैंने शुरू में ही बताया था, ग्लूकोज के बारे में बताया था, ये एल्डो हेक्सोज होता है ना। एल्डो हेक्सोज होता है, 6 कार्बन का चेन होता है ना। पायरानोज स्ट्रक्चर बनाता है, ये फ्यूरानोज स्ट्रक्चर बनाता है, ये भी याद कर लेना है आपको, हो सकता है पूछ दे, है ना। सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज एक डाइसेक्राइड होता है। डाइसेक्राइड कहने का मतलब जिसको अगर पानी में डालेंगे, पानी के साथ ये अभिक्रिया करेगा, हाइड्रोलाइज होगा, तो दो, है ना, जैसे डाइसेक्राइड को अगर पानी में डालेंगे तो दो आपके बनेंगे सिंगल यूनिट, किसका? एक ग्लूकोज का और एक फ्रुक्टोज का, 6 कार्बन का। स्टार्च क्या होता है? तो इसको बोलते हैं पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, है ना। सुक्रोज के बारे में और एक याद कर लेना है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, बहुत बार पूछा जाता है ना। तो ये बाकी सारा सब रिड्यूसिंग शुगर होता है, केवल सुक्रोज जो होता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है डाइसेक्राइड में। चलिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है? दर समीकरण लिखे है ना। प्रथम कोटि नाम से पता चल रहा है, जिस अभिक्रिया के दर अभिकारक के केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है उसे क्या कहते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इसका ये फॉर्मूला जरूर याद कर लेना सारे बच्चे को। K बराबर 2.303/T लॉग, ये हो गया प्रारंभिक सांद्रता, और ये T टाइम पे जो सांद्रता होता है ये फॉर्मूला सारे बच्चे को याद रखना, ठीक है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ इसका हाफ लाइफ भी याद कर लीजिएगा आप। T हाफ बराबर 0.693/K, है ना। K रेट कांस्टेंट जिसको बोलते हैं हम लोग, दर स्थिरांक हिंदी में बोलते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन भी देखिए बिहार बोर्ड 2025 में पूछा गया है कि इथाइल अल्कोहल को निर्जल कैल्शियम क्लोराइड द्वारा शुष्क क्यों नहीं किया जाता है? इथाइल अल्कोहल को अगर हम लोग को ड्राई करना है, सुखाना है, तो उसमें कैल्शियम क्लोराइड क्यों नहीं डालेंगे? तो देखिए, कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है कि यहाँ पे अगर जैसे हम लोग इथाइल अल्कोहल में डालते हैं तो ये इसके साथ एक कंपाउंड बना देता है, एक संकुल बना देता है ना, डबल सॉल्ट टाइप का बना देता है ना, संकुल यौगिक बना देता है। इसलिए हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं ना, क्योंकि इसके साथ ये इसका काम क्या था? मॉइस्चर को खींचना, लेकिन मॉइस्चर को खींच करके नहीं, इसके साथ दोस्ती बना लिया, है ना। तो दोस्ती नहीं बनाना, यहाँ पे फिर क्या यूज करते हैं? इसके जगह पे कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं हम लोग, याद रखना ये भी चीज, ठीक है। तो ये संकुल बनाता है, इसीलिए हम लोग को जब भी शुष्क करने का मतलब है कि पानी आर्द्रता को खींचना, है ना, आर्द्रता को खींचना। चलिए, ये आसान सा क्वेश्चन है ना। इसका यूपीएससी नाम क्या होगा? 1 2 3 4, है ना, 3 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी 3 है ना, ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है, ठीक है। इसी तरह 2024, 23, 22 इस तरह का प्रैक्टिस करते चलेंगे हम लोग, है ना। अभी तो आप लोग का ये सीरीज शुरू हो रहा है, कोशिश करेंगे हम जल्द से जल्द आप लोग के लिए इस तरह का सीरीज कंटिन्यू बनाते रहें, और सारे चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आके आपको बताते रहे, ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता रहे, ठीक है। नष्ट समीकरण क्या है? किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखिए ये सेल विभव बोलते हैं इसको हम लोग, सेल विभव, है ना। इसको बोलते हैं मानक सेल विभव, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ये जो साइन होता है, ये नॉट का जो साइन है, ये नॉट का मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर को बताता है, स्टैंडर्ड प्रेशर को बताता है, साथ ही साथ कंसंट्रेशन मोलर को बताता है। ये 3 चीजें याद रख लेना है। तो ये किसी भी टेम्परेचर पे जो सेल का पोटेंशियल होता है, सेल का विभव होता है, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, है ना, बाय -0.0591 n लॉग प्रोडक्ट का जो सांद्रता होगा, रिएक्टेंट का सांद्रता होगा। तो नष्ट इक्वेशन सिंपली क्या बोलेंगे हम लोग? सेल विभव, मानक विभव और उत्पाद और अभिकारक के सांद्रता के बीच संबंध को दिखाता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? नष्ट समीकरण। और ये समीकरण आपको जरूर याद रखना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जिसमें ई सेल निकालने के लिए बोल देगा, ई नॉट सेल दिया हुआ रहेगा, है ना, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है ना, इस तरह से। इसका भी केमिकल काइनेटिक्स का ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है ना। इस तरह के जो बच्चे चैप्टर देखना चाहते हो देख सकते हैं, वहां पे प्लेलिस्ट में जाके आप खोजिएगा, मिल जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन बनाना है, CH3COOH एक है ना, ये 2020 का क्वेश्चन है ना। ये क्या, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है।
ये किस तरह का अम्ल है, मोनोबेसिक अम्ल है, ट्राइबेसिक अम्ल है, डाइबेसिक अम्ल है या उपयुक्त सभी है ना। तो जो CH3COOH है, इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे पानी में डालेंगे तो क्या करेगा, CH3COO माइनस बनाएगा प्लस H प्लस बनाएगा, ये हालांकि इक्विलिब्रियम में रहता है इस तरह से। तो ये कितना H प्लस रिलीज किया बाबू, एक H प्लस रिलीज किया, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोबेसिक अम्ल है ना। मोनोबेसिक अम्ल अगर 2 H प्लस रिलीज करता, डायबेसिक होता 3 H प्लस रिलीज करता तो ट्राइबेसिक है ना। तो यहाँ एक रिलीज किया तो मोनोबेसिक। अब बहुत सारा बच्चा क्या करता है, यहाँ से 3 और यहाँ से 1 4 करके गड़बड़ा देता है ना। तो आपको ये नहीं देखना, ये वाला CH3 वाला H रिलीज नहीं करता, ये कार्बोक्सिलेट वाला जो हाइड्रोजन है ये रिलीज करता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन है, ये भी 2020 का क्वेश्चन है ना। IUPAC नेम बताना है ना। चलिए इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा सारे बच्चे क्या क्या नाम हो सकता है इसका। आसान सा क्वेश्चन है। इथेनॉल जल में घुलनशील होता है क्योंकि ये जल के साथ क्या बनाता है ना, कौन सा बंधन बनाता है, आयनिक बंधन बनाता है, सहसंयोजक बनाता है, हाइड्रोजन बंधन बनाता है, उपयुक्त सभी बनाता है, क्या बनाता है बताइए। तो क्या होगा, तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन बंधन है ना। निम्नलिखित में से कौन एल्डोल संघनन नहीं देता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है इसका क्वेश्चन। एल्डोल संघनन के नाम से भी आता है अभिक्रिया है ना, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन अभिक्रिया लिखे है ना। तो एल्डोल संघनन कौन नहीं देगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे शर्तें होता है ना। शर्त क्या है इसका, बहुत बड़ा शर्त होता है कि एल्डोल संघनन होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं है तो नहीं होगा एल्डोल संघनन। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, बहुत सारे बच्चे को पता ही नहीं होता कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। देखिए ध्यान से, तो आपको करना क्या है, जैसे मैं यहाँ पे ये ध्यान से 2 कंपाउंड लिख रहा हूं, एक ये लिख रहा हूं, एक ये लिख रहा हूं, चलिए और एक बना देते हैं, एक ये लिख रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं, ध्यान से देखिए। तीनों कंपाउंड में आपको कुछ अंतर समझ में आ रहा होगा। इसमें ये आपका कौन सा क्रियात्मक समूह है, तो ये हम लोग बोलेंगे एल्डिहाइड है। ये तो सारे बच्चे को पहचानने आता है, एल्डिहाइड है ना। एल्डिहाइड के बगल में यहाँ पे एक भी कार्बन नहीं है, यानी यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा कार्बन रहेगा तो अल्फा हाइड्रोजन होगा है ना। अल्फा हाइड्रोजन होने के लिए अल्फा कार्बन का होना जरूरी होता है। देखिए अब ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल में एक कार्बन दिख रहा है ना, तो इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन हाँ तो है, तो इस पे अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 3, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है। इसका नेक्स्ट कार्बन क्या है, अल्फा, इस पे कितना हाइड्रोजन है, 2 है, ठीक है। अच्छा इस कार्बन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बीटा, तो बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे। बीटा हाइड्रोजन अगर आपसे पूछा जाए तो कितना है, 3 है ना। तो इस तरह से आपको अल्फा बीटा गामा का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो शर्त क्या है बाबू, शर्त आपको याद हो गया होगा, शर्त है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो अल्फा हाइड्रोजन किसके पास नहीं है, देखिए ध्यान से, मिथेनॉल, मिथेनॉल ये मिथेनॉल ही है ना, ये क्या है, मिथेनॉल है। मिथेनॉल का ही स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है, मिथेनॉल है ना। यहाँ ध्यान से देखना, अल और ऑल में बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज होता है। अल का मतलब एल्डिहाइड, ऑल माने अल्कोहल, तो देख लेना यहाँ कंफ्यूजन होगा, अल बनाना है ऑल बनाना है ना। इथेनॉल, इथेनॉल में क्या है, तो इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है जो बनाए थे यहाँ पे हम, है ना, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। प्रोपेनॉल 3 में है ना, इसमें भी 3 बनाए थे, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन। प्रोपेनोन है ना, तो प्रोपेनोन है ना, तो प्रोपेनॉन में भी है ना अल्फा, यहाँ भी अल्फा, एक कीटोन ग्रुप है, 2 का अल्फा हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब आप बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलिगेटिव गुण क्या होता है, किसी एक को समझाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसका, सॉल्यूशन, बिलियन चैप्टर अगर आपने पढ़ रखा है तो इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं अगर अच्छे ढंग से पढ़ रखा। कॉलिगेटिव गुण क्या होता है, तो वे गुण जो केवल बिलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसे क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव गुण कहते हैं। जैसे क्या क्या होगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको शॉर्ट में RLVP बोलते हैं, हिंदी में अगर बोलेंगे तो सापेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है ना, क्या बोलेंगे इसको, क्वथनांक मूल्यन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है ना, यानी हिमांक में अवनमन, ठीक है। तो ये सारे के सारे गुण जो होते हैं किस पे निर्भर करते हैं, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, याद रखना है। और इसको प्रकृति से कोई मतलब नहीं होता है, विलय का प्रकृति कैसा है ना, ध्रुवीय है, अध्रुवीय है ना, इससे मतलब नहीं रहता। इसको खाली क्या चाहिए, क्वांटिटी से मतलब इसको है ना, संख्या से मतलब है ना, 50, 100, 1000 है ना, ये सब संख्या से मतलब, ये सब अगर बढ़ेगा तो ये सब गुण भी बढ़ेगा, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलिगेटिव गुण बोलते हैं।
किसी एक को समझाने बोल रहा है, तो जैसे यहाँ पे समझाया गया है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, किसी विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है, यह कमी विलय कणों की संख्या पर निर्भर करती है ना। किसी भी विलयन का हिमांक, हिमांक कहने का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट है, जैसे पानी है ना, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जैसे ही इसमें हम लोग कुछ इम्प्योरिटी डाल दें, कुछ इम्प्योरिटी जैसे नमक डाल दिए है ना, नमक डाल दिए है ना, मन किया तो थोड़ा डिटर्जेंट डाल दिए, सॉफ्ट डाल दिए है ना, ये सब बबल्स डाल दिए, तो इसका 0 डिग्री सेल्सियस ही हिमांक रहेगा क्या? नहीं, इसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, -5 हो जाएगा, -7 हो सकता है, -10 हो सकता है, -20 हो सकता है। ये कहाँ तक घटेगा तो ये डिपेंड करेगा कितनी संख्या में आप ये सब चीज ऐड कर रहे हो, है ना। तो कॉलिगेटिव गुण इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसी का एक फॉर्मूला बनाया गया है, डेल्टा TF, जिसको हम लोग बोल रहे हैं हिमांक में अवनमन। ये क्या है? इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। बहुत ही बार पूछा गया ये भी क्वेश्चन है ना, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है। तो जब कभी भी हम लोग किसी भी विलियन का है ना, विलियन में 1 मोल पर केजी अगर डालते हैं, यानी 1 मोल अगर हम लोग विलय डाल रहे हैं, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट हो रहा है, तो जो भी वहाँ हिमांक में चेंजेज होता है उसी को क्या बोलते हैं? इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, है ना, इबिलियोस्कोपिक स्थिरांक। तो ये दिखाया गया कि यहाँ पे यही चीज बताया गया कि हिमांक में जो अवनमन होगा वो डिपेंड करेगा कितना क्वांटिटी में आप डाल रहे हो, है ना। कितना क्वांटिटी में डालोगे तो उसका टेम्परेचर उतना माइनस में होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं कॉलिगेटिव गुण। सिंपल सा बोलना है, कॉलिगेटिव गुण क्या होता है? तो वह गुण जो विलय की संख्या पर निर्भर करता है, उसके प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव गुण करते हैं। सिंपल सा चीज, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन में बस इतना ही हम लोग बात करेंगे, और आपके इस तरह के टोटल जो मोस्ट है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन करवाए गए। इसमें MCQ भी था, है ना, लॉन्ग भी था, तो विद कंसेप्ट आपको बताया गया, है ना। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर कोई दिक्कत है तो, है ना, और दोस्तों को शेयर कीजिएगा, है ना, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, थैंक यू।